हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए, गति देने के लिए एक बार फिर लेकर आए हैं हम अपना अगला गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर यहाँ से सीखेंगे। विश्वास बनाए रखना है कि वास्तव में क्या मिल रहा है। मैटर आप देख रहे होंगे कि कैसा कंटेंट मिल रहा है, और जो भी कंटेंट है वो आप लोगों की परीक्षा के हिसाब से ही है, परीक्षा के लेवल के अनुसार ही कंटेंट लिया है। तो लगातार बने रहिए, आप लोगों को बेहतर सीखने का मौका मिलेगा, आप बेहतर सीखेंगे और बेहतर करेंगे। आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, साथ ही साथ यहाँ से भी देखते रहिए। शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस सेशन की। आज का अपना पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:7:8 है तो बृहत्तम कोण क्या होगा। हम जानते हैं त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण, जैसे x, y और z हम कोण मान लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। क्लियर है। तो देखिए हम लोगों को दिया है अनुपात, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोण क्या होगा, x होगा, तो ये अनुपात क्या होगा, 3x 7x और 8x होगा, ठीक है। अब क्या दिया है, तीनों कोण ये हो गए, 3x 7x और 8x। हमने क्या कहा, x तीनों कोणों का योग x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 7x प्लस 8x बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। 3 और 7 10 और 8 18, 18 x बराबर 180 है, तो x बराबर क्या होगा, 180/18। ये 18 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 18.180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो हमें अब क्या करना है, हमारा सबसे बड़ा मान पूछा है, ठीक है। बृहत्तम कोण, बृहत्तम मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कोण क्या है, 8x की वैल्यू रख दो इंटू 10 = 80, ठीक है। 8 × 10 = 80। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर है, ओके। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब अगर हम देखें तो हम क्या करें, क्रय मूल्य निकालें। माना घड़ी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है भाई, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यही तो होता है घड़ी का क्रय मूल्य। तो अगर हम ये मान लें कि लाभ कितना है, x%, ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, CP। तो यहाँ से क्या करेंगे, और विक्रय मूल्य कितना है 820, तो 820 से अगर हम लाभ घटा दें, और लाभ हम कितना मान लें, x से घटा दें, तो हमको कितना मिल गया, यही क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये वाली 820 माइनस x कॉस्ट प्राइस हो गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जितना लाभ होता है, ठीक है, लाभ कितना है x, और उतनी ही 650 पर बेचने पर घाटा होता है। तो अगर हम 650 में यही x जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम x और x एक तरफ कर लेंगे, संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ से क्या करेंगे, 820 माइनस का 650 बराबर में x प्लस x, ये x उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 820 से 650 घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 12 यहाँ 2 घटेगा नहीं 5, तो यहाँ से हासिल आएगा 12, 12 से 5 जाएगा 7 और बचेगा यहाँ 7, 7 से 6 गया 1। आप लोग उस तरीके से घटा लीजिए, और ये x प्लस x कितना हो गया, 2x। क्लियर है, 170 बराबर 2x हो गया है। यहाँ तक समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, देखो x चर एक तरफ रखेंगे, 170 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। और हमने क्या माना था, लाभ कितना माना था, x माना था, तो यहाँ से क्या हो गया, लाभ बराबर कितना निकल आया 85। अब यही लाभ चाहो तो यहाँ से घटा दो या फिर इसमें जोड़ दो, तो क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोगों ने क्या कहा था पहले, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य एसपी माइनस लाभ होता है प्रॉफिट। तो एसपी कितना है 820 से लाभ घटा दो, यही हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, यही तो किया था भाई, ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो यही घटा दो तो कितना हो जाएगा 820 से, देखो यहाँ 85 ऐसे रखो, 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना हो गया 11 हो जाएगा भाई। यहाँ 10 कैसे होगा, जब 12 से 1 जाएगा तो 10, 5 यहाँ बचा 1, कटेगा नहीं 8। ठीक है, तो यहाँ से हासिल लेंगे, अब कितना हो गया 11, 11 से 8 गया 3 और यहाँ बचा 7, कितना निकला 735। ठीक है, समझ में आया, ओके। और एक और सिंपल सी ट्रिक है, इसको भी देख लीजिए। जब कहा जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर, ठीक है, जितना लाभ होता है उतना ही घाटा हो, जैसे 820 में बेचने पर कितना लाभ x, तो 650 में बेचने पर कितना घाटा -x। ठीक है, यही तो हुआ -x, तो हम क्या करेंगे, यही तो घाटा है, तो ये x घाटा हो गया, इतना ही घाटा इतना ही लाभ, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 650 प्लस 820 बराबर में x प्लस x। ठीक, यही करना है। जब भी कहा जाए, किसी संख्या को दिया जाए और कहा जाए इतना घाटा होता है और फिर संख्या देख के कहा जाए उतना ही लाभ है, तो क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2x से भाग कर देना है। ठीक है, 2 से भाग करना है, तो देखो 0 का 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को, इन दोनों संख्याओं के योग को 2 से भाग करोगे, 2 7 14 और 35 दूना 70, तो 735 डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3, लगातार 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग, ये आप लोगों को पीछे वीडियो में करा चुका हूँ, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं। अब देखो 1 से 25 तक संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद 25 से भाग कर देना है। तो क्या करना है, अब हम जानते हैं ये बड़ा हो जाएगा मैटर, तो क्या करना है, संख्याओं का योग कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 अपॉन में 2 होता है, तो यहाँ से निकल आएगा संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे तो कितनी संख्या है, n का मतलब कितनी संख्या है 25, 25 प्लस 1 बटे में 2, कितना हो जाएगा 25, और ये कितना 25 और 1 26 गुणे में 26 बटे 2, 2 से 26 को काटोगे 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया। अब 13 से 25 को 13 गुणे 25 कर दो। ठीक है, 13 25 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, क्लियर, 32 हो गया। अब क्या करना, ये तो संख्याओं का योग निकला है, और हम क्या करते हैं, संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, तो बटे में कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी 25, यहाँ से काट दो, कटेगा तो काट दो सीधे, तो कितना होगा, देखो 25 से कम 25, यहाँ से 25 घटाओगे 32 से तो 7 बचेगा, और 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, इनको आप 13 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 13 हो जाएगा औसत। अब क्या करना है, और भी ट्रिक, अब जैसे क्या है 25, कितनी संख्या है 25 है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करते हैं हम लोग n+1/2, ये भी संख्याओं का औसत होता है। ठीक है, ये भी संख्याओं का औसत होता है, तो कितनी संख्याएं हैं 25 प्लस 1 और बटे में
2, 25 और 1 26, 26/2 कितना होगा 13, ठीक है। तो यहाँ से भी 13, दोनों चीज़ों को याद करना है। इत्तेफाक से कहीं भूल जाओ ये ट्रिक तो क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं औसत निकल आएगा। और नहीं तो मस्ट क्या है, n+1 कर दो अपॉन में 2। जब लगातार संख्याएं होंगी तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अन्यथा संख्याओं का योग करेंगे आप और उसके बाद संख्याओं की संख्या बटे में कर देंगे। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा की लंबाई होगी, क्या होगी? क्या 4 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर होगी? तो क्या करना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। हमको क्या दिया है, 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 96 दिया है। तो हम क्या करेंगे, a यहाँ छोड़ेंगे, a स्क्वायर बराबर 96 बटे में ये a जो है अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा 16। a स्क्वायर बराबर अगर 16 है, ठीक है, a स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर हटाएंगे तो 16 का रूट करेंगे और हम रूट जानते हैं ये किसका वर्गमूल होगा, 16 किसका वर्ग है, तो यहाँ से 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4, और यही हमें निकालना था, ठीक है। a होता है भुजा, क्लियर है। तो कितना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर है। घन होता क्या है, त्रिविमीय होता है घन, ठीक है। कैसे, इस तरीके से बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये हमारा क्या है, घन क्यूब, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, इसमें 6 फलक होते हैं, वही पूछा गया है, क्लियर है, ठीक है। अगर घन का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, घन का आयतन पूछे तो a क्यूब होता है, ठीक है। a मतलब भुजा, ये आयतन होगा, क्लियर है। प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या से उसका 2/3 घटाने पर 54 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? हम मानते हैं कि संख्या क्या है, x है। फिर क्या करें, उसका 2/3 घटाने पर, किसका, उसी संख्या का 2/3 घटाने पर, घटा दिया, ये कोई संख्या है, इसी संख्या का 2/3 और ये घटा दिया, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आया, क्या प्राप्त होता है 54, तो बराबर में 54, इक्वल में 54। अब क्या करना है, देखो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन में 3 इक्वल में 54। अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो एलसीएम होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x अपॉन में 3 इक्वल में 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, देखो ये क्या करेंगे, अब इसमें तिरछी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 3x से 2x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये क्या हो जाएगा 54 गुणे 3 हो जाएगा। और 54 गुणे 3 कितना होता है, आप जानते हैं 162 होता है। और यही हमने माना था कि x बराबर संख्या होगी, तो संख्या क्या है 162। क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या का 2/3 का 3/4 80 है तो संख्या का 30% क्या होगा? क्या 60 होगा, 48 होगा, 40 होगा या फिर 58 होगा? आपको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि संख्या कितनी है, x है। संख्या x मान ली हमने, तो x का 2/3, का मतलब होता है गुणा, गुणा 2 और तिहाई यानी कि 2/3। फिर का लगा है 3/4 यानी कि गुणा 3/4
बराबर कितना है 80। ठीक है, 80 हो गया। और इसी का पूछा 80 है तो संख्या का 30% क्या होगा, तो इसी संख्या का 30%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। स्पष्ट है? ओके, अब क्या करना है, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2, यानी कि यहाँ क्या होगा x बटे 2 बराबर में क्या हो गया, ये 0 काट दो, ये 0, ये 0, ये 0, क्या हो गया 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 क्या होता है 24 होता है, तो यहाँ 24 सीधे लिखो। x बटे में 2 है तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 24 गुणे 2 बराबर कितना होगा 48। ठीक है, 48 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, देख लीजिए इसको, कहा है क्या संख्या का, संख्या है x मानी हमने, संख्या का 2/3, 2/3 फिर उसकी उसी का 3/4, उसी का 3/4 कितना है 80 है, यही मान लो, इतना मान लो। ठीक है, यहाँ से क्या कटेगा 2 और ये 3, x बराबर कितना हो गया, x बराबर 80 और ये क्या है x बटे में 2 था, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में 2 हो जाएगा, ये वाला x 2 है, ये यहाँ जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना हो गया 160 संख्या हो गई। ठीक है, संख्या तो 160 हो गई और हमसे पूछा क्या है उसी संख्या का कितना 30%, तो इसी संख्या का 30% निकाल लो, 16 3 48। क्लियर है, यही तो करना था। प्रश्न नंबर 7, √144 गुणे √196 बटे में √36 गुणे √49 क्या होगा, क्या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 7 होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे। आप लोग तुरंत कोशिश किया करिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न हमारे पास, √144 गुणे √196 बटे में क्या है √36 गुणे √49 है। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, ये किसी संख्या का वर्गमूल पूछा है, तो 12 गुणे 12 क्या होता है 144, यानी कि ये 12 का वर्गमूल है, तो यहाँ से 12 निकलेगा, रूट हट जाएगा। गुणे ये कितना है 14 का वर्गमूल है, तो 14 बटे में 36 क्या है 6 का वर्गमूल है। ठीक है, और ये 49 जो है 7 का। क्लियर है? नहीं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं 36 है तो 36 को हम लोग क्या लिखेंगे 6 गुणे 6, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा तो क्या निकलेगा, यही तो 6 निकला। ठीक है, यानी कि जो अंदर संख्या लिखी है वो अपनी ही संख्या का गुणज होता है, जैसे 12 गुणे 12 रूट। ठीक है, और रूट खत्म करेंगे तो एक 12 बाहर निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब देखो क्या करना है, 6 से 12 कटेगा, 6 दूनी 12, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो गया 2 गुणे 2, कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, दिए गए त्रिभुज में कोण सी का मान होगा, ये कोण है जो सी, इसका मान निकालना है। क्या सी होगा 60 होगा, 40 होगा या फिर 70 होगा, क्या होगा? देखिए कैसे करेंगे हम लोग। त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण ए बराबर 40 दिया है, कोण बी बराबर दिया नहीं है, और कोण सी बराबर भी दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोण बी निकाल लेंगे अगर। और हम ये जानते हैं त्रिभुज के, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का मालूम नहीं, तो ए का तो मालूम है, ए का कितना है 40 और बी प्लस सी बराबर 180, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 40, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो गया 140 हो गया। अभी तक तो इतना पता चला है। अब देखिए ये आप देख रहे होंगे बिंदु ए से, और इसको हम y अगर n मान लें,
एन तक खींची गई रेखा, ठीक है, ये रेखा है। तो ये रेखा सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 होता है, ऋज कोण। क्लियर है? और जब हम इसको इस तरीके से विभाजित करते हैं तो क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये कितना होता है? ये कितना होता है? ये 180 होता है, ठीक। अब अगर हम इसी का विभाजन कर दें, जैसे मान लिया जाए हम इसका विभाजन कर दें, तो ये क्या हो गया? 180 जो है वो दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो एक भाग हमको देखो ये दिया है 100, अगर एक भाग 100 दिया है तो दूसरा भाग क्या होगा? 180 माइनस 100 हो जाएगा, कितना होगा? 80। तो यहाँ से क्या हुआ? ये वाला कोण अगर 180 है तो ये कोण कितना होगा? ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? कोण बी का भी मान निकल आया, तो बी बराबर 80 प्लस कोण सी इक्वल टू 140 और कोण सी बराबर 140 माइनस 80 बराबर क्या हो गया? 60। और यही हमसे पूछा है, तो 60, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? समझ में आया? ओके। प्रश्न नंबर 9, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्या 4 घंटे लगेगा, क्या 5 घंटे लगेगा, 6 घंटे लगेगा या फिर 8 घंटे लगेगा? तो देखिए क्या दिया है? 80 किलोमीटर की दूरी हमको क्या दी है? दूरी दी हुई है 80 किलोमीटर की। समय क्या दिया है? समय दिया है 2 घंटे का। क्लियर है? और यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर भी दूरी दी है, दूरी दी है 200 किलोमीटर। पूछा क्या है? समय पूछा है, तो समय t बराबर पूछा। अगर हम समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूरी, समय निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी बटे चाल करते हैं। अब देखिए हमें क्या चाल कहीं दी है? तो चाल कहीं नहीं दी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चाल को निकाल लेंगे। तो चाल को कैसे निकाल लेंगे? देखिए यहाँ दूरी दी है, यहाँ समय दिया है, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। क्लियर है? दूरी कितनी दी है? 80, समय 2 घंटे, यहाँ से कट गया, तो चाल हमारी कितनी निकल आई? चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें स्पीड भी पता चल गई, यहाँ से हमें चाल भी पता चल गई, चाल भी पता चल गई। अब क्या करना है? अब क्या निकलना है? समय। तो हमने अभी पीछे बताया था फार्मूला, समय बराबर दूरी, ठीक है, बटे में चाल। चाल हमको दूरी दी है 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर और चाल 40 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा है। तो यहाँ से समय निकलेगा, देखो 0 0 4 5 20, तो समय बराबर कितना निकला भाई? 5। तो कितना समय लगेगा? 5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप फार्मूले याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो फार्मूले बता देते हैं, चलो। जैसे पूछा जाए दूरी निकालना हो तो क्या निकालना हो? दूरी याद करनी हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, ठीक है। अब क्या करना है? अगर चाल निकालनी है, चाल निकालनी है तो क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर समय निकालना है, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल। 3 फार्मूले हैं, आप याद कर लीजिए और यहां से सभी प्रश्न आराम से हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 और आज का अपना यह अंतिम प्रश्न है, यदि 15% की छूट मिलने पर 60 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब प्रश्न देखिए, 15% की छूट मिलने पर 60 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? हमको क्या दिया है? 15% दिया है और रुपए लाभ कितना दिया है? 60 रुपये। यानी कि 15% बराबर कितना है? 60% है।
तो 100% बराबर कितना होगा भाई? अंकित मूल्य 100% होगा। क्लियर है? समझ गए? तो अंकित मूल्य कितना होगा? 100%। तो हम यही क्या करेंगे, ये 15 है, 15/100, परसेंट का मतलब खत्म कर दो यहाँ से, 15/100 बराबर 60 दिया है। तो ये क्या करेंगे, अब तिरछी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 60 गुणे 100, 60 गुणे 100 बटे क्या होगा, 15 होगा, 15 चक्कू 60। ठीक है, और 4 गुणे 100 बराबर 400। क्या होगा भाई? अंकित मूल्य 400 रुपये होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन आप काट के कर लीजिए, 800 को काट के 400 कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब यही अगर चेक करना हो कि 400 पर 15% की छूट कितनी हो जाएगी, मान लो यही 400 रुपये होगा वस्तु का कीमत, इसी का 15% हो गया 60। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और यही पूछा जाए कि कितने रुपए में खरीद के लाया, तो क्या करेंगे हम, 400 और छूट कितने की, 60 रुपये की, माइनस कर दोगे, 360 रुपये में खरीद के लाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। जैसा भी आपको लगता है समझ में आ रहा है तो उसका आप लोग रिस्पांस दे दिया करिए, तो बेहतर लगता है हमको भी और अच्छा लगेगा पढ़ाने में, कंटेंट लाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि और कैसा कंटेंट दिया जाए। आप लोगों का जब तक फीडबैक नहीं मिलता तो फिर कुछ समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं और किस तरीके का मैटर सीख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में आप अपना फीडबैक दे दिया करिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और वीडियो फ्रेंड्स में आप लोग शेयर कर दिया करिए। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों को लगता है कि कंटेंट बेहतर है, आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सकता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा निवेदन है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए, घर पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और हम भी आप लोगों के लिए बेहतर प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं प्रश्नों का मैं संकलन आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहूँगा। और बहुत ही जल्द अन्य विषयों पर भी सोच रहा हूँ कि वीडियोज़ आप लोगों को दिया करें, जो कि आप लोगों के सभी एग्ज़ाम में, खासकर टेट, सुपर टेट वगैरह है, और अन्य भी परीक्षाओं में, जैसे हिंदी का कंटेंट है, हिंदी हो गया, आपको हर जगह काम आएगा, है ना। तो सभी कुछ दिनों के बाद आप लोगों को सभी विषयों पर लगभग में मैटर मिलता रहेगा। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आपके सपोर्ट की वजह से बहुत जल्दी हम लोग 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप लोग 500 सब्सक्राइब क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।